Yes, good morning, students. Today I am starting chapter 8, quadrilaterals MCQ. Here, first question is, three angles of a quadrilateral are given. These are 75, 90 and 75. When you add, we'll get 240. Naturally, sum of four angles of quadrilateral is 360 degree. When you subtract sum of three angles from 360, you will get the fourth angle, which is matches with the option D. So D is the answer. Second question, diagonal of a rectangle is inclined to one side of a rectangle at 25 degree. ये देखो, ये एंगल 25 दे रखी है डायगोनल और साइड के बीच में. अब डायगोनल इक्वल होते हैं रेक्टेंगल के. जब डायगोनल इक्वल हैं तो उनके हाफ्स भी इक्वल होंगे, और अगर हाफ्स इक्वल हैं यानी डीओ ओ सी के इक्वल होगा, तो आमने सामने की एंगल भी इक्वल होंगी. दो एंगल 25 मिल गई आपको. तो ट्रायंगल डीओ सी का अगर डीओ को प्रोड्यूस किया हो बी तक, तो बाहर का एंगल अंदर के सामने वाले दो एंगल के सम के बराबर होगा. तो हमें मिला बी ओ सी इक्वल टू 25 + 25, दैट इज 50 डिग्री. यही हमें फाइंड आउट करना है कि दो डायगोनल के बीच में एक्यूट एंगल फाइंड आउट करना है. ये एक्यूट एंगल है जो कि 25 + 25 के बराबर है, 50 डिग्री, जो कि बी ऑप्शन से मैच कर रहा है. विल बी द आंसर. थर्ड क्वेश्चन क्या है? ABCD is a rhombus such that ACB इक्वल टू 40 डिग्री. फाइंड आउट करना है हमें ADB. देखो ACB फिगर में देखो, ACB ये 40 दिया हुआ है. अगर ये 40 है तो इसके सामने वाला भी 40 होगा, क्योंकि रोम्बस है, चारों साइड इक्वल है. ट्रायंगल ABC के दो साइड इक्वल है, तो आमने सामने की एंगल भी इक्वल होगी. अब ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा. दिस इज वन वे. हमें ये एंगल्स मिल गए. अब हमें फाइंड आउट कौन सी एंगल करनी है? ADB. ADB. अब आपको पता है ADB, अब ट्रायंगल ADO देखो, इसमें DOA एंगल 90 डिग्री की होगी. तो एक वे तो आपके पास ये आ गया 90 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री सॉरी, 130 बन गया. 180 में से माइनस करोगे तो ये रेड एंगल आ जाएगी, दैट इज ADO या ADB. इट इज 40, 90, 130. 130 को 180 में से माइनस करेंगे तो 50. तो फाइनली यू विल गेट 50 डिग्री. तो यहाँ से भी एक बार देख लें, ACB 40 दे रखा है. सिंस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो ये एंगल 90 डिग्री का हो गया. जब ये 90 है तो बाकी दो एंगल का सम भी 90 होगा. रिजल्ट क्या हुआ? दूसरी एंगल हम 50 डिग्री फाइंड आउट कर पाए, जो कि अब हमें पूछी कौन सी एंगल हुई है? ADB. यहाँ से हमने निकाल ली. या दूसरी ट्रायंगल अगर हम निकाल चुके हैं, इसके अनुसार नाम लिया हमने OBC फाइंड आउट की, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ADB आ जाए. अपनी चॉइस है, जिस ढंग से मर्जी कर सकते हैं, दोनों ढंग से सोल्व किया जा सकता है. ये मैंने अल्टरनेट वे लिखा, इस ढंग से भी कर सकते हो आप, डायरेक्ट भी कर सकते हो. अब ये तो मैंने फुल वे से एक्सप्लेन किया, लेकिन ध्यान रहे अब तो 1 मार्क क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन मिनिमम चाहिए. तो ये रेड पार्ट को यूज करोगे, अगर समझ आएगा ज़्यादा इजी है. मैंने दोनों एक्सप्लेन कर दिए आपको. क्वेश्चन नंबर 4. सी द स्टेटमेंट. फोर्थ क्वेश्चन. The quadrilateral formed by joining midpoints of the sides of quadrilateral PQRS taken in order is a rectangle. कब होगी रेक्टेंगल आपको बताना है. तो हम इन ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे. पहला है PQRS अगर रेक्टेंगल हो. ध्यान दो, अगर PQRS रेक्टेंगल है तो क्या होगा? अगर PQRS इज rhombus तो ABCD इज अ रेक्टेंगल. rhombus होता है तो रेक्टेंगल होती है. ये पार्ट गलत हो गया. सेकंड पार्ट है PQRS इज ए पैरेललोग्राम.
पैरेललोग्राम में तो सिर्फ पैरेललोग्राम ही बनता है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तीसरी कंडीशन है, सी पार्ट है, डायगोनल्स ऑफ PQRS आर परपेंडिकुलर। अब डायगोनल्स ऑफ PQRS आर इक्वल, डायगोनल्स सी पार्ट सॉरी डायगोनल्स ऑफ PQRS आर परपेंडिकुलर दिया हुआ है, इज लाइक ए और काइट, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये कंडीशन किसकी होती है? काइट की होती है, जो यहाँ सूटेबल नहीं है। और डी क्या है? डायगोनल्स ऑफ PQRS आर इक्वल। डायगोनल्स ऑफ PQRS आर इक्वल इज प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल से रोम्बस बनता है, दोनों याद रखो। अगर रोम्बस दे रखा है तो रेक्टेंगल बनेगी, रेक्टेंगल दे रखा है तो रोम्बस बनेगी। दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। Let me repeat fourth question. The quadrilateral formed by joining midpoints of the quadrilateral PQRS taken in order rectangle बननी चाहिए कब? अगर PQRS रेक्टेंगल है तो रोम्बस बनेगी। आपने एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन सोल्व किए हैं, सभी ये प्रूफ किए हैं। उन कंडीशंस को आपने याद रखना है, करके देखे हुए हैं आपने सारे। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट। अब मैं एमसीक्यूज के लिए केवल इतना कहूँगा कि कौन सी कंडीशन में क्या बन रहा है, ये आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, याद रखना चाहिए। PQRS अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम ही बनेगा। डायगोनल्स ऑफ PQRS आर परपेंडिकुलर, प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, सो सी इज द राइट ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन में डायगोनल्स ऑफ PQRS आर परपेंडिकुलर, हमें ये प्रॉपर्टी किस में होती है? रोम्बस में होती है सिर्फ। तो ये सी को सूटेबल लग रहा है, क्योंकि वहां पर हमें रोम्बस के इक्विवेलेंट कंडीशंस अप्लाई हो पा रही हैं सी में, और रोम्बस में ही ऐसा पॉसिबल है कि रेक्टेंगल आए। तो इन चार कंडीशंस को कंपेयर करते हैं तो सूटेबल सी है। हालांकि ये डायरेक्ट रोम्बस शो नहीं कर रहा, लेकिन इन चार में सी सेलेक्ट हो रहा है, मोर सूटेबल है देन ऑल अदर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, आई एम हियर। क्वेश्चन नंबर 6 is, if angles ABCD of quadrilateral ABCD taken in order are in ratio this, then ABCD is A। क्या शेप होगी उसकी? तो पहले आप स्मूथली के लेकर, A को 3K, B को 7K, C को 6K, D को 4K लेकर चारों एंगल का सम 360 अप्लाई करके K की वैल्यू निकाल लो 18। उस 18 की हेल्प से ABCD की वैल्यू निकाल लो। पहला काम तो ये है। ये निकलने के बाद आप डिसाइड करोगे इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो आपने एंगल्स निकाल ली। अब वो पहला कह रहा है रोम्बस, रोम्बस क्यों नहीं होगा? पहले पैरेललोग्राम की बात करते हैं। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए। एंगल ए क्या है? 54 डिग्री, और एंगल सी क्या है? 108। अलग अलग हैं, ऑपोजिट एंगल इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम नहीं होगा। अगर वो पैरेललोग्राम नहीं है तो नेचुरली रोम्बस भी नहीं हो सकता। तो केवल पॉसिबिलिटी ए और बी की तो ओवर हो गई। सी क्या है? सी कंडीशन है पैरेललोग्राम, सॉरी सी कंडीशन है ट्रेपीजियम। सिक्स्थ में ट्रेपीजियम में एक पेयर का पैरेलल होना जरूरी है। यहाँ हमें नजर आ रहा है A प्लस बी भी 180 आ रहा है, C प्लस डी भी 180 आ रहा है। जब A प्लस बी भी 180 आ रहा है, C प्लस डी भी 180 आ रहा है, तो ये शो कर रहा है कि ABCD के पैरेलल है, यानी वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। तो ये क्या किसकी कंडीशन है? ट्रेपीजियम की। तो वो C सूटेबल हो गया। ट्रेपीजियम इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, if bisectors of angle A and B of a quadrilateral ABCD intersect each other at P, of B and C intersect at Q, C and D intersect at R, D and A respectively intersect at S, PQRS is A, क्या होगा? हमें बताना है ये PQRS की शेप क्या होगी।
इनमें से क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 7, वो रेक्टेंगल होगा, वो रोम्बस होगा, पैरेललोग्राम होगा, या क्वाड्रिलेटर हुज ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट। तो देखो ध्यान से, हमारे पास एक ही कंडीशन है क्वेश्चन में, क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ ABCD, और आपको ध्यान रहे क्वाड्रिलेटरल में केवल एक ही कंडीशन आप यूज करते हो कि 4 एंगल्स का सम, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 होता है। ये केवल एक प्रॉपर्टी है जिसको यूज करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, PQRS पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, क्योंकि हमें ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होने की कोई कंडीशन और दे ही नहीं रखी जिसकी हेल्प से हम ट्राई कर सकें। तो अगर वो पैरेललोग्राम नहीं है तो नेचुरली ना रेक्टेंगल होगा ना रोम्बस होगा। एक पैरेललोग्राम का ही पॉसिबल नहीं है, तो B और C ऑटोमेटिकली डाउन हो गई। अब क्वेश्चन मार्क है D, हमें लगता है पॉसिबिलिटी D की रह गई, लेकिन वेरीफाई करना है, यानी हमें वेरीफाई करना है एंगल P प्लस एंगल R 180 होगा क्या? अब ध्यान से देखो, एंगल P प्लस 1 प्लस 2 180 होगा कि नहीं? एंगल P1 प्लस एंगल 2 अगर 180 है तो एंगल P इक्वल टू क्या आ जाएगा? 180 माइनस हाफ एंगल A माइनस हाफ एंगल P। एंगल P आ गया 180 माइनस हाफ एंगल A हाफ एंगल P, मैंने यहाँ लिखा। इसी तरह आप इस DRC एंगल को 180 माइनस हाफ एंगल C एंगल हाफ एंगल D लिख सकते हो। उसी तरह 3 एंगल का सम 180 होगा, और ये एंगल इंटरनल D का हाफ है, ये एंगल C का हाफ है। अब इन दोनों को ऐड कर दें तो 360 माइनस हाफ ऑफ A प्लस B प्लस C प्लस D, जिसकी वैल्यू हमें 360 दी हुई है। हाफ ऑफ 360 मीन्स 180। 360 में से 180 माइनस करेंगे तो रिजल्ट आया 180। तो हम प्रूफ कर पाए कि एंगल P प्लस एंगल R 180 है। अब चारों एंगल का सम 360 है तो बाकी दोनों का सम भी 180 होगा, या सिमिलरली हम प्रोसीड कर सकते हैं 180 होगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। डी ऑप्शन में क्या कर रहा है वो कि ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, तो डी ही सेटिस्फाई हो पाया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द स्टेटमेंट? अगर ए पी बी और सी क्यू डी आर टू पैरेलल लाइंस हैं, ये ए पी बी और ये सी क्यू डी पैरेलल लाइंस हैं, कंडीशन क्या है? बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए पी क्यू, बी पी क्यू, सी क्यू, ये ए पी क्यू का बाइसेक्टर ये आया, बी पी क्यू का बाइसेक्टर ये आया, सी क्यू पी का बाइसेक्टर यहाँ क्यू आर बन गया, पी क्यू डी का बाइसेक्टर क्यू एस। इन बाइसेक्टर से ये एक क्वाड्रिलेटर बन रही है। हमें बताना है कि ये क्वाड्रिलेटर का नाम क्या होगा, स्क्वायर होगा, रोम्बस होगा, रेक्टेंगल होगा, एनी अदर पैरेललोग्राम होगी। तो हम बड़ा इजीली समझ पा रहे हैं, ये एंगल 1 ए पी क्यू का हाफ है और एंगल 2 बी पी क्यू का हाफ है, गिवन है बाइसेक्टर। तो ये दोनों एंगल ए पी क्यू और बी पी क्यू आपस में लीनियर पेयर हैं, यानी इन दोनों का सम 180 है। अगर इन दोनों का सम 180 है तो उनके हाफ्स का सम 90 होगा कि नहीं, यानी 1 + 2 90 होगा कि नहीं। 1 + 2 90 का मीनिंग क्या हुआ? एंगल आर पी एस 90 डिग्री बन गया। अब अगर ये एंगल 90 डिग्री एक बन गई, सिमिलरली 3 + 4 भी 90 आएगी, 3 + 4 भी 90 आएगी। तो दो एंगल्स हमने 90 प्रूफ कर दी। अगर एक और एंगल 90 प्रूफ कर दें तो ये रेक्टेंगल की तरफ बढ़ेगा। उसके लिए हम क्या करें, ट्रायंगल पी क्यू एस ले लो। अब आपको पता है 2 + 4 भी 90 होगा, क्योंकि ये
एंगल बी पी क्यू और पी क्यू डी का सम क्या है? 180 उनके हाफ्स का सम होगा कि नहीं? 92 + 4 अगर 90 आ गया तो ये एंगल ऑटोमेटिकली 90 आ जाएगा, क्योंकि तीन एंगल का सम 180 है। तो हमने कंक्लूड किया ये एक रेक्टेंगल है, इट इज अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल ऑप्शन सी, तो आंसर आ गया सी ऑप्शन। ऑप्शन सी विल बी सिलेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 9। The figure obtained by joining midpoints of sides of rhombus taken in order। अभी मैंने पीछे प्रूफ किया ये कि रोहम्बस से रेक्टेंगल बनती है, रेक्टेंगल से रोहम्बस, तो रोहम्बस से क्या बनेगी? रेक्टेंगल। 9th क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? रेक्टेंगल होगा, ऑलरेडी शेयर्ड इन 5th क्वेश्चन ए पार्ट। नाउ 10th क्वेश्चन, D and E are midpoints of sides AB and AC। ये गिवन है। ट्रायंगल ABC, O is any point on side BC। इस प्रकार है कि O is joined to A if P and Q are midpoints of OB। ये P जो है OB का मिडपॉइंट है, ये Q जो है OC का मिडपॉइंट है। इसका मतलब जो PO है वो OB का हाफ है और जो OQ है वो OC का हाफ है। ऐड कर दें तो जो PQ है वो हाफ ऑफ BC आ जाएगा कि नहीं? हाफ ऑफ BC आ जाएगा कि नहीं? अब मिड पॉइंट थ्योरम से DE BC के पैरेलल भी है और हाफ के बराबर भी है। कंपेयर करने से पता लगा जो DE है वो PQ के पैरेलल भी है और आपस में इक्वल भी है, क्योंकि दोनों BC के हाफ के बराबर है। DE भी हाफ ऑफ BC है और PQ भी हाफ ऑफ BC है। क्या शो कर रहा है? ये एक पैरेललोग्राम है। दिस इज अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 10, डी ऑप्शन पैरेललोग्राम इज सिलेक्टेड। वेरी सिंपल, आई एम रिपीटिंग। डी मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है, तो DE BC के पैरेलल और हाफ के बराबर होगी। और जो P क्योंकि मिड पॉइंट दिया हुआ है, PO हाफ ऑफ BO होगा, OQ हाफ ऑफ OC होगा। ऐड करने पर PQ आ जाएगा हाफ ऑफ BC। अब PQ हाफ ऑफ BC है, DE भी हाफ ऑफ BC है, इसलिए आपस में इक्वल होंगे। पैरेलल तो वो प्रूफ कर ही चुके हैं मिड पॉइंट थ्योरम से। एक पेयर पैरेलल और इक्वल हो तो वो क्वाड्रिलेटर को क्या बनाता है? पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटर क्या होता है? पैरेललोग्राम। हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 10 ओवर। क्वेश्चन नंबर 11, here figure formed by joining midpoints of the sides of parallelogram ABCD taken in order is a square only if। अब स्क्वायर कब होता है? 11th क्वेश्चन में स्क्वायर कब होता है? जब वो खुद स्क्वायर हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। हमने कहा ABCD एक रोम्बस है, नो। डायगोनल ऑफ ABCD आर इक्वल, ऑफ कोर्स स्क्वायर में भी होते हैं। डायगोनल्स ऑफ ABCD आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर। डायगोनल्स ऑफ ABCD आर परपेंडिकुलर। अब मैंने बताया स्क्वायर में ही होता है, और स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? डायगोनल्स परपेंडिकुलर पर भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं और इक्वल भी होते हैं। तो इन तीन कंडीशन में से दो कंडीशन मुझे सी में मिल रही हैं, यानी इन चार कंडीशन में से ज्यादा क्लोज आंसर सी बन रहा है। हालांकि कंप्लीट नहीं कर रहा, वो स्क्वायर को कंप्लीट नहीं कर रहा, लेकिन क्लोज आंसर यही बन रहा है। बाकी से बेस्ट है तो सी ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना होगा। कई बार ऐसा होता है जो एग्जैक्ट आपको आंसर नहीं मिल रहा होता, लेकिन फिर आप कंपैरिजन करके बाकियों को रिजेक्ट करके एक को सिलेक्ट करते हो। दैट इज स्पेशलिटी ऑफ MCQs। 13th क्वेश्चन,
विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू फॉर ए पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इट इज परफेक्टली ट्रू। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, आमने सामने की एंगल्स इक्वल होती हैं, बार बार यूज करते हो। और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये भी आप ट्रू है। लेकिन अब सी कंडीशन यानी गलत होगी, क्या लिखी है? ऑपोजिट साइड्स आर बाइसेक्टेड बाय डायगोनल्स। बेटा ये प्रॉपर्टी केवल रोम्बस की होती है, स्क्वायर और रोम्बस में होती है, हर पैरेललोग्राम में नहीं होती। स्क्वायर और रोम्बस में जब डायगोनल्स हैं वो एंगल्स को भी बाइसेक्ट कर देते हैं। वो स्क्वायर में 45 45 बनाता है, रोम्बस में इक्वल एंगल में डिवाइड करता है। तो पैरेललोग्राम जनरल में नहीं होगी, तो सी विल बी द सुटेबल आंसर ओनली। 14th क्वेश्चन, D and E are midpoints of the sides AB and AC of respectively of triangle ABC. D और E midpoint दे रखे हैं। DE प्रोड्यूस टू F, इसको F तक प्रोड्यूस कर दिया। टू प्रूव दैट CF इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है CF इक्वल टू इक्वल एंड पैरेलल टू DA। वी नीड एडिशनल इंफॉर्मेशन, कौन सी चाहिए हमें? अब देखो 1 और 2 तो इक्वल हैं, AE इक्वल टू EC है, एक साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है। जब भी आपके पास कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी होती है तो आपके पास एक एंगल दी हो तो वो एंगल केवल दो साइड के बीच की एक्सेप्टेड होती है। यानी एक साइड अगर AE है तो दूसरी साइड का DE होना जरूरी है, यानी DE इसमें होना जरूरी है, EF इसमें होना जरूरी है, तो ही हम कॉन्ग्रुएंस थ्योरम अप्लाई करके इनको कॉन्ग्रुएंट कर पाएंगे। यानी हमें एक कंडीशन DE इक्वल टू EF चाहिए, तो सी आंसर आ गया, DE इक्वल टू EF। इसका बेनिफिट क्या होगा वो देखो, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे, CP/CT से ये एंगल इस एंगल C के इक्वल आ जाएगी, तो उससे क्या पता लगा CF पैरेलल टू AD आ गया। यही वो पूछ रहा है, टू प्रूव दैट CF इज इक्वल टू एंड पैरेलल टू DA, पैरेलल भी हो गया और CP/CT से इक्वल भी हो गया CF इक्वल टू DA। तो दैट्स व्हाई इट इज रिक्वायर्ड आंसर C।